हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन ऑफ डेटा। और ये वाला वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट है। तो अभी तक के इससे पहले वाले तक वीडियोज़ में हमने पढ़ा था, हमने डेटा कलेक्शन पढ़ लिया, क्या क्या होता है, कैसे होता है, और हमने प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सोर्सेज पढ़ लिए हैं। 4 मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आज वाले वीडियो में हमें पढ़ना है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं आपके, कहाँ कहाँ से आप सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। अब देखो सेकेंडरी डेटा क्या होता है। सेकेंडरी डेटा वो है जो ऑलरेडी कोई कलेक्ट कर चुका है कहीं से। मान लो आप क्या करते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो। अब वो जो न्यूज़पेपर है वो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि जो न्यूज़पेपर जो छाप रहा है, जो न्यूज़पेपर बना रहा है, उसमें न्यूज़ लिख रहा है, तो वो इंसान ऑलरेडी कहीं से डेटा कलेक्ट कर चुका है, तो वो आपके लिए क्या है, सेकेंडरी डेटा है। तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, उसे इनिशियली कोई और ऑर्गेनाइजेशन, कोई और बंदा कलेक्ट कर चुका है और हम उसको अब पढ़ रहे हैं या उसको मतलब उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक, अब उसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं वो हमें आज पढ़ना है। तो उसके 2 तरह के सोर्सेज होते हैं। देखो, सबसे पहला है आपका पब्लिश्ड सोर्सेज, दूसरा है आपका अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो ये 2 सोर्सेज हमें आज पढ़ने हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। क्या क्या होते हैं, देखो नाम से समझ आ रहा होगा। पब्लिश्ड मतलब जो चीज़ पब्लिश हो चुकी है, छप चुकी है, मतलब सबको पता है, ठीक है, सबके सामने रिवील हो गई है। अनपब्लिश्ड मतलब जो चीज़ छपी ही नहीं है। जैसे हम बुक्स लेते हैं ना, कौन से पब्लिकेशन की है, पब्लिकेशन मतलब किसने छापी है, वो पब्लिश हो चुकी है वो बुक। तो पब्लिश मतलब जो चीज़ छप गई है, मतलब हमारे पास वो चीज़ अवेलेबल है, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में पब्लिश हो चुकी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या होते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज देखो क्या क्या है। सबसे पहला है आपका गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मतलब जो चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट छाप रही है, गवर्नमेंट पब्लिश कर रही है, कोई ऐसा डेटा, कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। अब हमारी जो देखो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, वो क्या करती हैं रेगुलरली, मतलब अपना उनका एक रूटीन होता है, वो अपना डेटा पब्लिश करती रहती हैं कि भाई अच्छा स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपना डेटा पब्लिश करती रहेगी कि हमारे स्टेट में आज ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च करी, इतने लोगों को फ़ायदा हुआ, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक तो है नहीं। तो ये पूरा डेटा वो स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश करती है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है। या फिर जैसे आप बजट का एग्जाम्पल ले लेते हो, वो क्या है, पब्लिश ही तो किया है उसने, अपना डेटा पब्लिश किया है सारा कि हम इस वाले आने वाले साल में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये चीज़ें करेंगे। तो वो पूरा डेटा है, पूरा स्टैटिस्टिक्स है जो गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, डेटा पब्लिश करती हैं, और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स या मैगजीन्स वो पब्लिश करती हैं। जैसे कि आपका हो सकता है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज़, RBI की बुलेटिन होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो अपनी बुलेटिन्स पब्लिश करती है कि अब उसने रेपो रेट में इतनी बढ़ोतरी कर दी, अब उसने इंटरेस्ट रेट में इतनी कम कर दिया। और आपकी लेबर गैजेट हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके, जैसे आपका क्या कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे का अच्छा खासा पब्लिकेशन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स होता है इनमें, और ये कौन पब्लिश करता है, गवर्नमेंट पब्लिश करती है। सेकंड आता है आपका सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी तरीके से गवर्नमेंटल नहीं है, पूरी तरीके से सरकारी नहीं है, अर्ध सरकारी आप इन्हें बोल सकते हो, आधे सरकारी हैं, सेमी गवर्नमेंट। सेमी सर्कल होता है ना, आधा सर्कल, इसी तरह ही सेमी गवर्नमेंट है। अब सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस कौन कौन करता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं, म्यूनिसिपैलिटी आपको पता होगा, मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स क्या करते हैं, अपना डेटा, अपना स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली पब्लिश करते हैं। और किससे रिलेटेड होता है कि कितनी उनके एरिया में बर्थ रेट है, किसका बर्थ हुआ है, किसकी डेथ हुई है, कितनी एजुकेशन है वहाँ पर, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं। तो इस तरह का डेटा, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड डेटा वो रेगुलरली पब्लिश करते हैं। तो ये क्या है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में आएगा। थर्ड पॉइंट है आपका रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज़ एंड कमीशंस। देखो कितनी सारी कमिटीज़ होती है, कितने सारे कमीशंस होते हैं।
फाइनेंस कमीशन है, आपका मोनोपोलीज कमीशन है, आपका क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन है। प्लानिंग कमीशन का तो नाम सबने सुना होगा। जो अभी करंटली नीति आयोग है, नीति आयोग सबको पता है, तो नीति आयोग का पहले नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन ही था। प्लानिंग कमीशन को 2014 में चेंज करके नीति आयोग कर दिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या करते हैं, रेगुलरली अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करते रहते हैं, अपना डेटा जो जो वो काम कर रहे हैं या जो जो वो स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड स्टैट्स या आपका डेटा पब्लिश करते रहते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, आर्टिकल्स में, मैगजीन्स में। तो ये हो गई कमिटीज़ और कमीशंस की बात। नेक्स्ट आता है पब्लिकेशंस ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस। जितने भी आपके ट्रेड से रिलेटेड एसोसिएशंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो भी अपना डेटा पब्लिश करते हैं। जैसे कि हर तरह की कोई मान लो फर्म है किसी एक तरह की, तो उस तरह की जितनी भी फर्म है ना उनका एक एसोसिएशन होता है, उनका एक ग्रुप होता है। जैसे कि आपका क्या कह सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड क्या होता है, सीबीएसई बोर्ड में सारे स्कूल जितने भी सीबीएसई से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वो आ जाते हैं ना, उस तरह का, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ अभी। तो ऐसे बहुत सारे आपके क्या कहते हैं वो होते हैं, ट्रेड एसोसिएशंस होते हैं। जैसे कि शुगर मिल का एसोसिएशन होता है, तो वो क्या करते हैं, जितनी भी शुगर मिल्स हैं इंडिया में वो उनका डेटा रिलीज़ करते हैं, रेगुलरली पब्लिश करते हैं। या फिर आप कह सकते हो एक टी एसोसिएशन है, वो जितना भी चाय पत्ती का प्रोडक्शन है कि इतने की गिरावट आई, इतने की इतना ज़्यादा बढ़ गया प्रोडक्शन, इस एरिया में इतना कम रहा, इस एरिया में बारिश की वजह से ख़राब हो गई चाय की पत्ती की फसल, तो ये सारी चीज़ें वो लोग पब्लिश करते हैं, सारा डेटा पब्लिश करते हैं, जिससे कि एक रिकॉर्ड रहे और भी कोई चीज़ें इनको यूज़ कर सके और कोई लोग इनको यूज़ कर सके अगर उन्हें वो कुछ काम है तो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जनता को पता हो कि उनके देश में हो क्या रहा है, मतलब किस एरिया में क्या हालचाल है, किस एरिया में क्या कैसा चल रहा है, कहाँ पर अच्छी फसल हो रही है, कहाँ पर नहीं हो रही है, सारी चीज़ें मतलब उनके जो सिटीजन्स हैं उनकी कंट्री को उनको पता हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे ज़रूर सारा डेटा पब्लिश होता है, क्योंकि वो रिसर्च डेटा जो होता है जिस पे वो रिसर्च करें वो काम आता है आगे जा कर के। जैसे कि क्या हो सकता है, आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये एक काउंसिल है, उसमें अप्लाइड इकोनॉमिक पे रिसर्च होती है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है। अब आप आगे जाके पढ़ोगे ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स पे रिसर्च होती रहती है, तो उसका डेटा पूरा रिलीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, या फिर आप और भी चीज़ें ले सकते हो, एनएसएसओ है आपका, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे और सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर और बहुत सारे ऐसे हैं, सीएसओ है। तो ये क्या करते हैं, ये रेगुलरली अपना डेटा रिलीज़ करते रहते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में इन ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, रिसर्च चलती रहती है इन इंस्टीट्यूट में, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जब ये रिसर्च कर रहे हैं तो ऑफकोर्स अपना डेटा भी पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट है जर्नल्स एंड पेपर्स। जर्नल्स जितने भी होते हैं, पेपर्स जितने भी होते हैं, आर्टिकल्स जितने भी होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हैं सेकेंडरी डेटा के। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, द इकोनॉमिक टाइम्स, सब ने सुना होगा, और द हिंदू एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, और एक है कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू, ये पूरा एक ही है, कॉमर्स फैक्ट्स फॉर यू। तो ऐसे करके बहुत सारे क्या कहते हैं आपके वो हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं, जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, मतलब एक तरह से काफ़ी अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स। रिसर्च स्कॉलर्स कौन होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में वो रिसर्च कर रहे होते हैं। तो अब जब वो रिसर्च कर रहे हैं तो उनकी जो स्कॉलर्स हैं वो लोग अपनी एक थीसिस बनाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, पूरी एक थीसिस बनाते हैं, किसी एक डेटा पर रिसर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 3-4 साल तक ये काम चलता है। तो वो सारा डेटा अपना पब्लिश करते हैं, सारे आर्टिकल्स वो अपने पब्लिश करते हैं। लास्ट है आपका पॉइंट इंटरनेशनल पब्लिकेशंस। देखो बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आपने सुना होगा, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनओ है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, नाटो है, G7 है, G20 है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग भी साथ साथ अपना डेटा पब्लिश करते रहते हैं। आप आगे जाके बुक्स में पढ़ोगे, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो इकोनॉमिक्स के साथ, तो आपको ये सारा डेटा भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारा डेटा आता कहाँ से है, ये जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, इन्हीं की रिपोर्ट्स होती हैं। तो वो
मतलब काफ़ी ज़्यादा सर्च करना पड़ता है कि ये डेटा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से नहीं मिलेगा। पर जब ये डेटा मिलता है तो ये सेकेंडरी डेटा माना जाता है, सेकेंडरी सोर्स है हमारे लिए ऑफ कोर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डेटा पब्लिश करते हैं रिपोर्ट्स में, आर्टिकल्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में। तो ये आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ तक हो गई किसकी बात, पब्लिश्ड सोर्सेज की बात, कि पब्लिश्ड सोर्सेज क्या क्या हैं, मतलब जो हम देख सकते हैं, जो छपे हुए हैं, ठीक है। अब बात आती है अनपब्लिश्ड सोर्सेज की। अनपब्लिश्ड सोर्सेज नाम से पता चल रहा है जो पब्लिश ही नहीं हुए, ठीक है ही नहीं है, ना सॉफ्ट कॉपी में ना हार्ड कॉपी में। अब ये जो डेटा होता है, आई मीन जो अनपब्लिश्ड डेटा होता है, वो कौन कलेक्ट करता है, ये डेटा कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही कलेक्ट करती हैं। क्यों कलेक्ट करती हैं, उनका खुद के यूज़ के लिए या फिर उन्हें एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है उसके लिए। पर वो डेटा पब्लिश नहीं करते हैं। शायद वो डेटा लीक ना हो, या फिर हो सकता है पब्लिश ही ना हो पाता हो, या फिर वो चीज़ें थोड़ी सीक्रेट रखनी पड़ती हो, इसीलिए वो ये सारी चीज़ें पब्लिश नहीं करते हैं, जिससे कि और किसी के हाथ ना लगे। तो ये क्या होता है, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कलेक्ट करती हैं जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़ एंड ऑफिस रिकॉर्ड। उनके ऑफिस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, खुद के यूज़ के लिए वो लोग जनरली ये सारा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो अनपब्लिश्ड सोर्स में सिर्फ इतना पढ़ना है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि सोर्स ही नहीं है हमारे पास, भाई कहाँ से कलेक्ट करें, पब्लिश ही नहीं हुआ, तो इसीलिए इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ये थोड़ी आपको तसल्ली की बात है, तो राहत की सांस ले लो आप। अब पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज हमने पढ़ लिया है। अब क्योंकि देखो, जब जैसे मैं अगर कहीं से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो जब मैं किसी से डेटा कलेक्ट करूँगी तो मैं क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखूँगी कि भाई वो जो डेटा है वो रिलायबल है कि नहीं, मतलब उसको मैं बार बार यूज़ करूँ तो वो वैसे ही रिजल्ट्स देगा ना। मैंने बताया था ना, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी डेटा को, कोई भी चीज़ को आप एक बार नहीं 10 बार या 100 बार यूज़ करो तो वो सेम रिजल्ट से सेम आपको आंसर दे, तब वो रिलायबल है। तो इसीलिए रिलायबल होना चाहिए मेरा डेटा। दूसरी बात कि जिस फील्ड में मैं इन्वेस्टिगेशन करने जा रही हूँ, तो वो जहाँ से मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ वो डेटा उसके लिए सूटेबल भी है कि नहीं। भाई मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चल रहा है, और मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ कि क्या कहते हैं एजुकेशन अच्छी चल रही है या नहीं, एजुकेशन से रिलेटेड, तो ये सूटेबल नहीं है। तो डेटा एक तो रिलायबल होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, साथ ही साथ वो एडिक्वेट भी तो होना चाहिए। मेरे जो मैं लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई रिसर्च कर रही हूँ उसके लिए, तो उसके लिए एडिक्वेट तो हो, काफ़ी तो हो। ऐसा ही नहीं कि डेटा कम पड़ गया, आधे क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिले, आधे के मिल ही नहीं पाए। तो यहाँ पर 3 आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। एक है आपका सूटेबल, ठीक है, सूटेबल होना चाहिए डेटा, और एक आपका रिलायबल होना चाहिए डेटा, और दूसरा आता है आपका कि आपका जो डेटा है वो एडिक्वेट होना चाहिए, ठीक है। सूटेबल, रिलायबल, एडिक्वेट, ये 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं व्हेन एवर यू आर कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अ सेकेंडरी सोर्स। अब इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इन चीज़ों का आंसर, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग में कुछ प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं, वो पॉइंट्स हैं आपके ये precautions in the use of secondary data. Whenever you use secondary data you will have to keep in your mind these precautions. ये precautions आपको याद रखने हैं कि जिससे आपका जो आप डेटा कलेक्ट करोगे और इन्वेस्टिगेशन करोगे तो कोई गड़बड़ ना हो, ना ही आपके डेटा के साथ, ना ही आपके इन्वेस्टिगेशन के साथ। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे पहला है एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर कौन है, कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वो है जिसने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है, क्योंकि सेकेंडरी डेटा है ना, आप सेकेंडरी सोर्स सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो ये डेटा ऑलरेडी इनिशियली कोई कलेक्ट कर चुका होगा। इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपको उसकी एबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए कि भाई जिसने पहले कलेक्ट किया था वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा था कि नहीं, उसको थोड़ा एक्सपीरियंस था कि नहीं, और उसके जो इन्वेस्टिगेटर्स थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया होगा पहले वो एक्सपीरियंस थे कि नहीं, वो अच्छे थे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जैसे मान लो आप क्या करते हो स्कूल में, कभी स्कूल की छुट्टी कर लेते हो आप,
तो आप क्या करोगे, आपका एक दिन का लेक्चर छूट गया तो आप क्या करते हो, किसी अपने फ्रेंड से या फिर किसी भी क्लासमेट से कॉपी मांगते हो कि भाई मेरे को कॉपी चाहिए, किससे मांगूँ। तो आप क्या सोचते हो, अच्छे से अच्छा बच्चा जो पूरा काम करता हो, जो एबल हो कि उसने सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, जो जो मैम ने बोला, जो जो मैम ने पढ़ाया, सारा काम किया होगा, तो उसकी एबिलिटी चेक करते हो ना। तो इसी तरह आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की भी एबिलिटी चेक करनी पड़ेगी कि भाई वो एक्सपीरियंस है कि नहीं, उसके इन्वेस्टिगेटर्स अच्छे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, तभी आप उस सोर्स से डेटा कलेक्ट करोगे। सेकेंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप क्या, कि इनिशियली जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कलेक्ट किया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि मतलब वो किस ऑब्जेक्टिव से डेटा कलेक्ट कर रही थी। और दूसरी चीज़ की उसका स्कोप क्या था, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन का स्कोप क्या था। तो वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव से और आपके स्कोप से मैच करनी चाहिए। मतलब जैसे कि आपने क्या किया, आप कॉपी ले ली, ठीक है, एक बच्चे की कॉपी ले ली आपने। अब आप क्या सोचोगे कि आपको मान लो 6th चैप्टर के नोट्स लिखने हैं, ठीक है, 6th चैप्टर के नोट्स लिखने हैं। तो आप क्या करोगे, उस बच्चे की कॉपी में देखोगे तो सही कि उसने 6th चैप्टर के नोट्स लिखे हैं कि नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, 6th चैप्टर के नोट्स चाहिए, 6th चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स चाहिए। उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा, उसने शायद 5th चैप्टर के ही लिख लिए होंगे, 6th के लिखे ही नहीं है, तो आप उसकी कॉपी लोगे नहीं। तो आपके ऑब्जेक्टिव और उसके ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टिगेशन का स्कोप और उस वाले का इन्वेस्टिगेशन का स्कोप मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड है मेथड ऑफ कलेक्शन, कि किस मेथड से आपने कलेक्ट किया है। अब इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है यही वाला। मान लो आपने एक बच्चे से कॉपी ले ली, तो अगर उस बच्चे ने डायरेक्टली मैम की बातें, टीचर की बातें सुन सुन के लिखा है सारा, अच्छा मतलब अपना काम किया है, तो भाई उसका डेटा एकदम परफेक्ट होगा, रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, ओरिजिनल होगा, ठीक है। आप कहोगे हाँ चलो इसकी कॉपी ले सकते हैं। पर आपको पता चले कि नहीं भाई, इसने तो क्या किया है, इसने भी खुद मैम की बातें सुन के नहीं लिया, ये तो खुद एब्सेंट था, इसने और एक दूसरे बच्चे की कॉपी ले ली है, डफर सा बच्चा या कैसा भी बच्चा है, तो उसने उसकी कॉपी में से लिख लिया है। अब आप क्या करोगे, उसकी कॉपी में से काम करोगे? फिर नहीं, क्योंकि इसने खुद से मैम की बातें सुन के नहीं लिखा है, इसका डेटा ओरिजिनल नहीं है, ना एक्यूरेट है, ना रिलायबल है, इसने तो किसी और से ही लिखा है। तो इसका मेथड ऑफ कलेक्शन कैसा था, गलत था। गलत मतलब इसका क्या था, इनडायरेक्ट था। इसने भी डायरेक्ट नहीं लिया। डायरेक्ट तो वो होता कि जब वो डायरेक्ट टीचर की बात सुनता, इसने इनडायरेक्ट ले लिया। तो हमने जो मेथड्स पढ़े थे ना डेटा कलेक्शन के, अगर कोई डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके डेटा कलेक्ट कर रहा है तो उसका रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा, ओरिजिनल होगा, पहली चीज़। तो आप उस पर रिलाई कर सकते हो कि ठीक है हाँ हम इसका डेटा ले लेंगे। पर आपको पता चले कि नहीं यार, इस ऑर्गेनाइजेशन ने तो कहीं और से ही डेटा लिया है, या फिर इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया है जहाँ पर हम खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, तो उस टाइम पर डेटा एक्यूरेट नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। ये सब हमने पढ़ाई डीमेरिट्स में। तो आप सोचोगे नहीं हम इसका डेटा नहीं लेंगे क्योंकि इसका मेथड ऑफ कलेक्शन हमको सूट नहीं कर रहा, हमें मज़ा नहीं आ रहा। तो ये मेथड ऑफ कलेक्शन जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले वाली ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है। फोर्थ पॉइंट आता है टाइम एंड कंडीशंस ऑफ कलेक्शन, कि जिस टाइम पे इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया होगा उसका टाइम और क्या कहते हैं कंडीशन, टाइम और कंडीशन क्या क्या थी। अब जैसे कि क्या हो सकता है, अभी से मैं 2 साल पहले का डेटा ले लूँ, ठीक है, 2 साल पहले मतलब 2020, अभी क्या चल रहा है सितंबर, 2020 सितंबर का, ठीक है। उस टाइम का अगर मैं एम्प्लॉयमेंट का डेटा ले लूँ, एम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर मैं लूँ, सॉरी एम्प्लॉयमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ले लूँ कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे और या फिर कितने लोग एम्प्लॉयड थे, दोनों का डेटा ले लूँ, तो उस टाइम का डेटा अलग होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे देखो कोविड वाला फेज़ चल रहा था बहुत, या फिर हेल्थ का भी डेटा ले तो उस टाइम पे कोविड फेज़ था, तो इतने लोग बीमार होते थे, इतने लोग अफेक्ट होते थे कोविड से। तो उस टाइम का डेटा को देख करके मैं चीज़ें अब जनरलाइज नहीं कर सकती। अगर उस टाइम पे इंडिया की 100 में से 70% पॉपुलेशन अफेक्टेड थी,
इल थी, मतलब उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, तो मैं उस टाइम के डेटा को लेकर अब नहीं बोल सकती कि यार अब भी इंडिया की पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन हेल्दी नहीं है या फिर वो अफेक्टेड है, मैं ये नहीं बोल सकती। या फिर उस टाइम का मान लो 50% पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड हो गई थी, तो मैं अभी जनरलाइज नहीं कर सकती कि अभी भी 50% लोग बेरोज़गार हैं। नहीं, आपको टाइम और कंडीशंस भी ध्यान में रखनी है कि किस टाइम पे वो डेटा कलेक्ट किया है, किस कंडीशन में वो डेटा कलेक्ट किया है। अगर जनरल नॉर्मल कंडीशंस है, नॉर्मल टाइम है तो ठीक है, पर वो टाइम और कंडीशन ही ख़राब थी, कोविड वाला फेज चल रहा था, तो ऑफकोर्स हम डेटा उसी के बेसिस पे सारी चीज़ें जनरलाइज नहीं कर सकते, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, कि जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा मतलब हमने पता है ना न्यूमेरिक्स में कलेक्ट होता है, मतलब नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होती है। तो जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन, डेटा, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करते हैं, तो जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है उसने क्या किया, किस यूनिट में मेजरमेंट किया है। मान लो किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई बंदा है, उसने क्या किया है, आपकी क्लास की एवरेज हाइट ले लिया, सबकी हाइट उसने नापी, ठीक है, सेंटीमीटर्स में नापी, उसने सेंटीमीटर्स में नापी, तो उसका डेटा अलग आएगा, ठीक है, वो एवरेज निकालेगा तो अलग आएगा। पर अब आप क्या कर रहे हो, आपको सेंटीमीटर्स में नहीं नापना, आपको फीट में नापना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो उसकी यूनिट देखोगे पहले कि भाई उसने सेंटीमीटर में नापी है, मीटर में नापी है, फीट में नापी है, किस में नापी है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट्स जो होती हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लास्ट पॉइंट आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको देखनी पड़ेगी कि भाई जिस बंदे ने पहले डेटा कलेक्ट किया है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो एक्यूरेसी कैसे पता चलेगी कि उसने किस मेथड से कलेक्ट किया है, उससे पता चल जाएगा। डायरेक्ट किया है तो थोड़ा एक्यूरेट हो सकता है, या फिर किस टाइम पे कलेक्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देख लोगे तो एक्यूरेसी अपने आप पता चल जाएगी। तो एक्यूरेसी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप ये सारे पॉइंट्स अपने दिमाग में रखोगे तो अल्टीमेटली आपके जो 3 प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व हो जाएंगी। आपका डेटा आपको पता चल जाएगा आपके लिए रिलायबल है कि नहीं, आपकी जिस फील्ड में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो उसके लिए सूटेबल है या नहीं, और आपको जो जितना डेटा चाहिए वो काफ़ी है या नहीं, या फिर और चाहिए, कहीं और से चाहिए या फिर नहीं चाहिए, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। आज हमने पढ़ा था सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, और साथ ही साथ जब हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करें तो ये प्रिकॉशंस, ये पॉइंट्स हमको दिमाग में रखने हैं। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स का। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।